Very good evening, my beloved student and my dear future IAS officers. Welcome back on this learning platform, Civil Service 247 Hindi. So, welcome on this master class, January 2026, Polity Current Affairs. So, जनवरी 2026 में इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी का आज डिटेल डिस्कशन होगा. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, this is me, Shobhan Goswami, Educator of Civil Service 247 Hindi, and I taught thousands of students like you past 3 years, Civil Service examination and others competitive exam battlefield. So, my friend, today we are going to discuss about latest January 2026 important polity events that is most important for your upcoming UPSC CSC prelims 2026. तो आज हम क्लास में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट में जो आया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके वुमेन के, और जो यूजीसी का गाइडलाइन को लेके जो जजमेंट आया है वो हम देखेंगे. फेडरलिज्म और पार्लियामेंट में हम देखेंगे कि 16th फिनांस कमीशन एंड 16th फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन, एंड उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको लेके क्या कहा जा रहा है, उसको लेके अपडेट किया है हम देखेंगे. और उसके बाद टेक गवर्नेंस में हम देखेंगे कि जो डीप फेक एआई है, जो एआई डीप फेक चल रहा है आज, तो काफी परेशानी का मुद्दा है और इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है हम देखेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे एनपीएस सिस्टम को लेके और स्टैट्यूटरी बॉडी वुमेन कमीशन को लेके क्या अपडेट है. इन सभी विषय में आज विस्तार हम डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम करंट अफेयर्स को देखें, जब हम न्यूज़पेपर को देखें, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो, कोई भी फेडरलिज्म रिलेटेड टॉपिक हो, जैसे कि 16th फिनांस कमीशन हो गया, उसके रिकमेंडेशन हो गया, और पार्लियामेंट रिलेटेड कोई इशू हो जैसे कि स्पीकर की इम्पीचमेंट को लेके, सॉरी, स्पीकर की रिमूवल को लेके कोई बात छिड़ गई आगे, तो इन मुद्दों को जब हम देखें तो देखने के बाद हमें देखना चाहिए कि पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन से उसका रिलेशन क्या है. तो ये जो कनेक्शन निकाला जा सकता है करंट इवेंट से स्टैटिक पोर्शन का, वो हम देखेंगे आज डिटेल क्लास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेटेस्ट जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट. तो फर्स्ट हम देखेंगे इस मुद्दे में डिस्कशन किया चल रहा है और इसमें हमारी प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड कौन सा टॉपिक जो है वो कनेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट्स, एंड आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अनदर जजमेंट, वो है यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 का जो गाइडलाइन था. यूजीसी का जो गाइडलाइन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, और जो पहले का जो 2012 वाला जो मामला जो गाइडलाइन था वो ही अभी चल रहा है. तो डिटेल क्या है हम देखेंगे. फर्स्ट देखेंगे राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ और डिग्निटी, आर्टिकल 21 लाइफ एंड डिग्निटी के साथ इसको जोड़ा, आर्टिकल 14 के साथ इसको जोड़ा इक्वालिटी के साथ, और आर्टिकल 21A एडुकेशन के साथ भी इसको जोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की. तो menstrual health as a now fundamental rights. Now before this judgment on the case Dr. Joya Thakur versus Union of India, तो ये जो केस है डॉक्टर जोया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के पहले ये गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम था. ठीक है, चाहे तो गवर्नमेंट कर सकता था, ये डिस्क्रिशनरी बेनिफिट था, और ना चाहे तो गवर्नमेंट नहीं कर सकता था. लेकिन अब आफ्टर दिस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये जो मुद्दा है ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट बन गया. ये अब बेटा फंडामेंटल राइट्स बन गया. गेटिंग माय पॉइंट. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो ये लाइफ और डिग्निटी का मामला है. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ये फंडामेंटल राइट से, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला कि अब ये फंडामेंटल राइट से,
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के साथ जोड़ के जो इंटरप्रिटेशन दिया है, हम देखेंगे कोर्ट ने बोला कि ये जो मेंस्ट्रुअल जो फिनोमिना है जो वुमेन्स के अंदर देखा जाता है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके लिए क्या होता है, देखा गया कि हमारी जो स्कूल्स होते हैं ना, इस इन गांव की स्कूल में प्रॉपर सैनिटरी पैड्स नहीं होते, सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते। तो इसीलिए दिक्कत होती है वुमेन्स को, एवं उनका जो राइट है, राइट टू लाइफ, चॉइस एंड डिग्निटी, वो वायोलेशन होता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये राइट टू वायोलेशन, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, तो हमारा जो बॉडी है उसका ऊपर हमारा कंप्लीट ऑटोनॉमी है, कंप्लीट। ये जो ऑटोनॉमी वाला मामला है, ये जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, कि लाइफ का मतलब क्या है, मियरली लिविंग नहीं है। लाइफ का मतलब है लाइफ को तुम जियो, किसके साथ, डिग्निटी के साथ जियो। तो डिग्निटी के साथ जीने के लिए ये जो वुमेन स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में उन लोगों को प्रॉपर सैनिटरी पैड्स की कोई, वैसे कोई जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा नहीं जाता गांव के स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल की छोड़ो, गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं देखा जाता गांव में। तो इसीलिए, और सेपरेट टॉयलेट भी कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे सेपरेट टॉयलेट भी नहीं है। तो इन वजह से क्या होता है, वुमेन को दिक्कत होता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है, ये जो साइकिल है जो वुमेन को फेस करना पड़ता है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये आपसे स्टेट का वेलफेयर स्कीम नहीं है कि स्टेट चाहे तो इसमें डिस्क्रिशनरी कोई एफर्मेटिव एक्शन ले सकता है और नहीं चाहे तो नहीं ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। आज की बात स्टेट को एफर्मेटिव एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये आपसे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर आता है। समझ में आई बात कि नहीं? और भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो आर्टिकल 14 है, जहां पे बोला जाता है राइट टू इक्वालिटी, ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी होना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब क्या है, नॉट जस्ट ट्रीटिंग एवरीवन एज द सेम। सो ये जो टॉयलेट है, टॉयलेट का जो प्रॉब्लम है, ये जेंट्स स्टूडेंट के लिए उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे कि वुमेन्स के लिए होगा। तो इसके लिए बोला गया कि स्टेट को चाहिए क्या, स्टेट को चाहिए एफर्मेटिव एक्शन लेने की, अभी टाइम आ गया। तो एफर्मेटिव एक्शन लो, और जो स्पेसिफिक नीड्स है, उन स्पेसिफिक नीड्स को इक्वली देखो और इक्वली ट्रीट करो। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला, एक टर्म यूज किया कोर्ट ने इस बारे में, जो है स्ट्रक्चरल एक्सक्लूशन और बायोलॉजिकल टैक्स। तो प्रीलिम्स में ये टर्मिनोलॉजी आ सकता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल टैक्स व बायोलॉजिकल टैक्स रिलेटेड टू। तो बायोलॉजिकल टैक्स, ये जो टर्मिनोलॉजी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में था, जॉय ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो गर्ल्स होते हैं, ये एडुकेशन के लिए स्कूल में जाते हैं, लेकिन ये जो मेंस्ट्रुअल सिचुएशन में उन लोगों को जो प्रॉपर सैनिटरी पैड नहीं दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से, सेपरेट टॉयलेट की कोई सिचुएशन नहीं है, कोई हाइजेनिक कॉर्नर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता है, बायोलॉजिकल टैक्स देना पड़ रहा है उसके लिए। वो स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल से छूट हो रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक सिस्टेमेटिक डिसएडवांटेज है। और ये जो सिस्टेमेटिक डिसएडवांटेज वुमेन्स को झेलना पड़ रहा है, इसको कोर्ट को स्टेट को एफर्मेटिव एक्शन के द्वारा इसको ठीक करना पड़ेगा। और ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन भी कर रहा है, क्योंकि तुम अगर देखो कि इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी तो चाहिए एडुकेशन में, तो जेंट्स लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वुमेन्स को दिक्कत हो रहा है। हम्म एवं एंड स्टेट जो है वो फेलियर, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है पैड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए। हम्म तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज अ कंप्लीटली वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14। स्टेट को एफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए फॉर स्पेसिफिक नीड्स,
टू एंश्योर इक्वल आउटकम, जबकि इक्वल आउटकम आए। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि मेयरली हम इक्वालिटी लिख दे और इक्वालिटी इंश्योर ना हो तो नहीं चलेगा ना, इक्वालिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये हुआ मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन जो दिया जा रहा है, आर्टिकल 21 कैपिटल लेटर ए, ये राइट टू एजुकेशन का मतलब है सिर्फ ये नहीं कि आप मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट आप एडुकेशन दे दो, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एडुकेशन देना कोई बात नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडुकेशन देने के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि स्कूल में फ्री ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है कि नहीं। तो ये जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स है, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, इसमें कोई डिग्रेडेबल में प्रॉब्लम नहीं आता, तो इजीली ये आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स अवेलेबल होना चाहिए स्कूल में। तो नॉट मियरली राइट टू एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 6 to 14 ईयर्स जो एज की चिल्ड्रन है उनको फ्री में एजुकेशन दे दो और स्टेट तुम्हारा काम हो गया, नहीं नहीं। उनमें जो वुमेन स्टूडेंट्स है, उन लोगों की जो ये जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, इनमें स्टेट को पूरा एफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि उन लोगों का इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विथ चॉइस एंड डिग्निटी, ये वायोलेशन ना हो। तो इसीलिए बोला गया कि कंपलसरी एक MHM, व्हाट इज MHM, मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक मैनेजमेंट सिस्टम कॉर्नर रखना पड़ेगा, जहां पे सेपरेट टॉयलेट हो सकता है, कोई हाइजेनिक कॉर्नर हो सकता है जो ये वुमेन स्टूडेंट स्कूल में यूज कर सके। और ये सब कुछ करना इसलिए चाहिए ताकि मेन पर्पस जो है, दो, एक इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए, और दूसरी जो बात है कि राइट टू लिव, ये चॉइस और डिग्निटी के साथ होना चाहिए। पिक्चर गेटिंग क्लियर और नॉट। तो ये जो जजमेंट था हमने देखा इसके रिलेटेड, और कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन आर्टिकल ने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिंक की, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, तो हमने देखे। और अब जो नेक्स्ट जजमेंट था वो था यूजीसी का जो रिसेंट रेगुलेशन आया था। तो यूजीसी हायर स्टडीज के लिए रेगुलेशन लाया था 2026 में, और उस रेगुलेशन के ऊपर जो देखा गया कि स्टे ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो इसमें जो है कुछ वायोलेशन हो रहा है। तो जैन 2029 सुप्रीम कोर्ट इशूड ए स्टे ऑर्डर एंड डायरेक्टेड टू कंटिन्यू विथ 2012 रेगुलेशन। तो पहले वाला जो रेगुलेशन चल रहा था 2012 का, वो रेगुलेशन ही कंटिन्यू करने के लिए बोला, और न्यू जो यूजीसी का जो रेगुलेशन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दी। लेकिन बात यह कि सर प्रॉब्लम क्या था, ये 2012 वाला और 2012 वाला जो रेगुलेशन ये भी किया है, और 2026 में जो न्यू रेगुलेशन आया था उसमें दिक्कत और कंट्रोवर्सी कहाँ हुआ। तो एक सेक्शन था, सेक्शन 3, तो उसमें जो डिफाइन किया गया था इस रेगुलेशन का, तो उसमें डिफाइन किया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करने के लिए बोला गया कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कैंपस में उसे रैगिंग किया जाता है, अगर वो एसटी कैटेगरी का हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का हो, बा ओबीसी कैटेगरी का हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस का हो, तो वो अगर उनकी ऊपर कोई रैगिंग होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनका जो कंप्लेंट वो कर सकता है, किस कहाँ कर सकता है, वो कर सकता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल में। लेकिन ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल में एसटी एससी ओबीसी कैटेगरीज की जो स्टूडेंट है, वो अपने ऊपर कोई हैरेसमेंट हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर कैंपस में हो, तो उनके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट के बारे में क्या बोला गया, लेकिन जनरल कैटेगरी को यहाँ पे पूरी तरीके से बाहर रखा गया। बोला गया कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये अवेलेबल नहीं है, कौन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल। नाउ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट फेसिंग हैरेसमेंट, इफ अगर तुम ये सोचो कि चलो ये तो मान लिया कि एसटी एससी ओबीसी के लिए ठीक है, लेकिन अगर यही सिचुएशन, हैरेसमेंट वाला सिचुएशन, रैगिंग वाला सिचुएशन कोई जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के साथ हो, तो क्या होगा। तो उनके लिए भी तो रेगुलेशन में कुछ प्रोविजंस होने चाहिए।
लेकिन इस तरह की कोई प्रोविजंस नहीं था और इसीलिए कंट्रोवर्सी अराइज हुआ। और इस कंट्रोवर्सी अराइज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, ये जो रेगुलेशन यूजीसी 2026 में लाया है, मानता हूं कि ये लाया है किस लिए, डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश करने के लिए। लेकिन कोई रूल डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश करने के लिए लाया जा सकता है, कोई गाइडलाइन कोई रेगुलेशन, लेकिन वो खुद अगर डिस्क्रिमिनेटरी हो, समझो, अगर वो खुद ऐसे कर ले कि वो खुद ही एम्बिगुअस टाइप की लॉ हो, वो खुद ही कोई भेदभाव कर रहा हो। अगर कोई रेगुलेशन आया है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, तो अगर भेदभाव को रोकने के लिए कोई लॉ लाया गया तो ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये लॉ ही खुद भेदभाव कर रहा हो, तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो, तो क्योंकि कर रहा है, जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उसके ऊपर कोई हैरेसमेंट हुआ तो उनके लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल में कोई प्रोविजंस नहीं है। पिक्चर गेटिंग क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का एगेंस्ट है। आर्टिकल 14 में हमें जो राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, वहां पे बोला गया है कि एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। तो कैंपस में जो स्टूडेंट होगा, वो स्टूडेंट हैज एन इक्वली राइट टू जस्टिस रिगार्डलेस देयर कास्ट और बैकग्राउंड। तो उनका कास्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो माजरा नहीं है। स्टूडेंट लोगों को कैंपस में इक्वाली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। দে আর দে হ্যাভ টু রাইট, তাদের রাইট রয়েছে, राइट है कि इक्वाली राइट टू जस्टिस, कि जस्टिस मांगने का इक्वल राइट तो हक तो होना चाहिए। अगर ये एसटी, एससी और ओबीसी को ही दिया गया, तो जो जनरल कास्ट की जो स्टूडेंट है, उन लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है, जो डायरेक्टली वायोलेशन कर रहा है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो सुप्रीम कोर्ट का ये सर व्यूज था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऊपर, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दी। ओके सर। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया द रूल इज, ये जो लॉ है, ये जो रेगुलेशन है यूजीसी 2026, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल की जो गाइडलाइन, जो रेगुलेशन लाया था, एक खुद ही भेदभाव कर रहा है, एक खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है जनरल स्टूडेंट के साथ। तो इसके लिए जो बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, जो पहले वाला जो 2012 वाला जो गाइडलाइन है, वो ही अभी तक जारी रहेगा। इसका जो मेन पर्पस था कि एडुकेशनल जो एनवायरनमेंट है वो ठीक रहे। अगर एडुकेशन एनवायरनमेंट में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे सर डिस्क्रिमिनेशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है जो ठीक नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो लॉ है खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये जो गाइडलाइन है, तो इसको हटाओ और पहले वाला जो 2012 वाला जो लॉ है उसको ही, जो गाइडलाइन है उसको जारी रखो, यूजीसी को बोला। ओके सर, ये गया मामला। नेक्स्ट हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हमने देख ली। अब जो मामला है वो है सर फेडरलिज्म और पार्लियामेंट को लेके। तो फेडरलिज्म को लेके हम देखेंगे 16th फिनांस कमीशन एंड डिलिमिटेशन को लेके क्या मामला चल रहा है, अपडेट क्या है। तो बोला गया कि ये जो 16th फिनांस कमीशन जो है, आपको पता है फिनांस कमीशन का काम है सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स है उसका एलोकेशन करना। तो ये जो एलोकेशन होता है, इसका एक फॉर्मूला है। ऐसा तो नहीं कि जो जिसको मन में आए वो दे दिया जाए, ऐसे वाला मामला तो नहीं है, उसमें एक फॉर्मूला होता है। तो इतने दिन तक जो प्रीवियस जो फिनांस कमीशन आए थे, जो रिकमेंडेशन देते थे टैक्स की एलोकेशन को लेके बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो वो देखते थे कि कौन स्टेट ज्यादा पुअर है, कौन स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उन स्टेट को टैक्स की जो एलोकेशन में ज्यादा हिस्सा मिलता था इतने दिन तक। लेकिन ये जो न्यू 16 फिनांस कमीशन जो आया है, इसमें बोला गया कि देखो, ये अब से नहीं चलेगा। अब से क्या होगा कि जो जो स्टेट देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिए है, उन स्टेट को 10% में, 10% की हिसाब से उन लोगों को
जो टैक्स की एलोकेशन है उन स्टेट को मिलेगा। तो रिसेंट सिनेरियो अगर हम देखें तो इंडिया की जो सादर्न स्टेट है, सादर्न स्टेट का मतलब जो केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, ये जो सादर्न स्टेट है, ये सादर्न स्टेट वाले लोग शायद जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि हैदराबाद को ले लो, बेंगलुरु को ले लो, ये आईटी सिटी है, और इन लोगों का एक्सपोर्ट सिस्टम भी ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, तुम देखो इंडिया की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन आता है ये जो सदर्न स्टेट है यहाँ से, साउथ इंडियन स्टेट से। तो अब होगा कि ये जो 10% वाला जो मामला है, इसको समझने के लिए तुम इस तरीके से समझो कि आगे तो देखा जाता था कि कौन स्टेट को ज्यादा पैसे मिलेगा, टैक्स के एलोकेशन होगा, उसके लिए पुअर कितना है, पॉपुलेशन कितना है। तो बिहार, यूपी, ये जो हाईली पॉपुलेटेड जो स्टेट है, इनमें गरीबी ज्यादा है, तो इन लोगों को ज्यादा टैक्स की एलोकेशन मिलता था इन स्टेट को। लेकिन आप बोला गया कि नहीं, कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा तो उन लोगों को दिया जाएगा 10%। मतलब अगर सेंटर को अगर सेंटर को अब पकड़ लो 100 रुपीज एलोकेट करना है सब स्टेट के बीच में, तो 100 रुपीज में से 10% जाएगा इस 3-4 सदर्न स्टेट को, और बाकी जाएगा अदर स्टेट को। ठीक है। तो इनके लिए जो कारण है कि ये जो सदर्न स्टेट है ये लोअर पॉपुलेटेड है, बिकॉज ये लोग का जो फैमिली प्लानिंग है, हेल्थ है, वो जो नदर्न स्टेट है बिहार, यूपी से कहीं ज्यादा आगे है। ठीक है, कहीं ज्यादा वो डेवलप कर चुके हैं फैमिली प्लानिंग में, हेल्थ में। तो उनका जो पॉपुलेशन है वो रेगुलेशन में आ गया, वो अभी रेगुलेट है। देन नादान स्टेट, यूपी, बिहार, बंगाल को आप ले लो। लेकिन ये जो मामला है, ये जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ले लो, इस इसमें से ज्यादा तो पॉपुलेशन आपको दिख ही जाएगा इन स्टेटों में, सदर्न स्टेट की कंपेयर में। तो ये बोला गया फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन में, 16 फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन में। तो अगर तुम फिनांस कमीशन को पढ़ने जाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैटिक से कहां से कनेक्ट होता है, मामला समझ में आ गया। सर मुद्दा क्या है, रिसेंट मुद्दा क्या है, समझ में आ गया। व्हाट इज 10%, ये समझ में आ गया। ओके सर। तो पहले किस तरीके से एलोकेशन होता था, पहले हायर पॉपुलेशन को देखा जाता था एज ए पैरामीटर, देखा जाता था पॉवर्टी कितना है, गरीबी कितना है उन स्टेट में। अब देखा जाएगा कि लोअर पॉपुलेशन कितना है, ग्रोथ कितना है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इन हिसाब से सदर्न स्टेट आगे है नादर्न स्टेट की हिसाब से। तो ये है मामला। तो आर्टिकल 280 तुम देखोगे कि फिनांस कमीशन के बारे में बोला गया कि फिनांस कमीशन देखेगा, और पैरामीटर जो था इतने दिनों तक वो पॉपुलेशन की ही था। तो ये हो गया सर मामला। और दूसरा जो मामला है वो डीलिमिटेशन को लेके हम देखेंगे, डीलिमिटेशन को लेके क्या मामला है। उसके बाद पार्लियामेंट रिलेटेड एक न्यूज है स्पीकर रिमूवल प्रोसेस को लेके, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं। तो ये जो फिनांस कमीशन का जो मामला है वो देख लेते हैं कि रिसेंट February 2026 जो मुद्दा है वो समझ में आ गया। अरविंद पनगड़िया की जो चेयरमैनशिप में ये रिपोर्ट आई, और उसमें बोला गया कि जीडीपी में जो वेट जो कंट्रीब्यूशन है वो गिवन 10% इंपॉर्टेंस। तो जीडीपी को 10% कंट्रीब्यूशन दिया गया। तो 10% कंट्रीब्यूशन का मामला मैंने तुम लोगों को समझा दिया कि अगर समझो सेंट्रल को सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सभी स्टेट को टैक्स को एलोकेट करना है, एलोकेशन करना है, तो अगर 100 रुपीज करना है तो 100 रुपीज में ऑन 10% जाएगा ये 3-4 स्टेट को, और बाद जाएगा और बाकी जाएगा बाकी स्टेट को। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, इन स्टेटों का जो रिसेंट 17% के आसपास इन लोगों को टैक्स की एलोकेशन मिल रहा है। तो नादर्न स्टेट की तुलना में, कंपेयर में, सदर्न स्टेट को, केरला को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को, तेलंगाना को क्या हो रहा है सर, ज्यादा जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिल रहा है नए फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से। आर्टिकल 280 फिनांस कमीशन अगर हम देखें तो ये फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका जो मेन काम है वो है रिसोर्स जो है, जो टैक्स कलेक्शन होता है उनका सेंटर और स्टेट के बीच में
एलोकेट करना। अब हम देखेंगे आर्टिकल 22 डिलिमिटेशन कमीशन। ये आर्टिकल 82 भी, डिलिमिटेशन कमीशन भी अभी न्यूज में आया है। तो मामला क्या है देख ले। तो डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब होता है कि इनका जो फोकस है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इक्वल किया जाए। ठीक है। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये सिंस 1976 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैडम इंदिरा गांधी 1976 से फ्रीज हो चुका है। फ्रीज किया गया था 2000 तक। तो 2000 साल तक ये फ्रीज किया गया था, और उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई तो उन लोगों ने भी 2001 से 2025 तक इनको फ्रीज किया था। कि बोला गया था कि अगले जो सेंसस होगा, जो जनगणना होगा 2026 में, उनके बाद ही ये जो डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन की हिसाब से पॉपुलेशन को देखते हुए ये डिलिमिट किया जाएगा और रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में बढ़ाया, इंक्रीज किया जाएगा। तो ये मामला है, मामला को हम देखेंगे। तो व्हाट इज डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन होता है बेटा, लोकसभा और स्टेट जो असेंबलीज होता है वहां पे इलेक्शन होता है, तो उन लोगों का सीट्स जो है वो चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन अगर तुम देखो तो पहले की हिसाब से अभी काफी बढ़ चुका है। तो पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न स्टेट में ज्यादा है। लाइक अगर तुम देखो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेटों में पॉपुलेशन, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेटों में सर पॉपुलेशन ज्यादा है कंपेयर में। सादर्न स्टेट अगर तुम देखो, केरला, कर्नाटक को तुम देखो, तो सादर्न स्टेट में पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन अगर कम होगा तो वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके लोकसभा में आएगा तो वो भी कम आएगा। और जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके लोकसभा और पार्लियामेंट में आएगा। तो ये मामला रहा है, और इसको लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है कि अगर ये होता रहा तो सादर्न स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नॉर्दर्न स्टेट की तुलना में पार्लियामेंट में कम होगा। तो डिलिमिटेशन का जो मेन मुद्दा है वो है, कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो इंश्योर करना, वन वोट वन वैल्यू। ठीक है। तो ये सिचुएशन देखना चाहिए, क्योंकि तुम देखो अगर सादर्न स्टेट में देखोगे तो एक एमपी जो है वो 15 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर तुम यूपी और बिहार की कोई एमपी को देखो तो वो 25 से 30 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये डेमोक्रेसी में इक्वल नहीं है। ये डेमोक्रेसी का बात नहीं हुआ, ये डेमोक्रेसी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जो वन वोट वन वैल्यू को इंश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन की बात किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 में। लेकिन ये डिलिमिटेशन 1976 से फ्रीज था, मैडम इंदिरा गांधी की टाइम से टिल 2000 तक। और 2000 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई तब भी 2001 से 2025 तक फ्रीज किया गया। और अभी बोला गया कि जो न्यूली सेंसस होगा 2026 में उनकी हिसाब से डिलिमिटेशन होगा, सीट के एलोकेशन होगा। लेकिन इसमें एक मामला है जो हम पहले ही तुमको बोल चुके हैं, जो सदर्न स्टेट है जैसे कि केरला, ये जो है ये अपनी फैमिली प्लानिंग में कहीं आगे तक जा चुके हैं। तो इन लोगों का पॉपुलेशन कम हो चुका है। तो इन इन जो सदर्न स्टेट है इनको डर है कि लोकसभा लोकसभा में अगर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन अभी है वो घट सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तुलना में नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ जो अगर पॉपुलेशन बढ़ चुका है तो नॉर्दर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर समझ में आ रहा है तो ठोको लाइक। मैं कंप्लीट ये ट्राई कर रहा हूं तुम लोगों को कि देखो, जब न्यूज को पढ़ो तो ऐसे मत पढ़ो कि सर न्यूज को पढ़े ही जा रहा है। न्यूज को पहले समझो, स्टैटिक तुम्हारे पॉलिटी में कहाँ से कनेक्ट होता है उसको देखो। ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाओ, और मेमोराइज मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो। टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसे है उसको ध्यान में रखो, जैसे कि आज बोला कि बायोलॉजिकल टैक्स, तो पूछ सकता है प्रीलिम्स में बायोलॉजिकल टैक्स, तो तुम्हें ध्यान में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके वहां से कनेक्ट होता है। तो ऐसे करंट को पढ़ना चाहिए।
ऐसे नहीं कि पेपर लिए 2 4 3 और सर पढ़ते ही गए, ऐसे बोर हो जाओगे बेटा, ऐसे ब्रेन हेजी हो जाएगा, ठीक है? तो रिलैक्स, सिट बैक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो आर्टिकल 82 जो डिलिमिटेशन एक्ट है, ये ईच सेंसस के बाद होता है। मैंने पहले ही तुमको बोल दिया है, एक बार जो पीपीटी है उसमें देख लो। तो ये जो सेंसस अभी होने वाला है 2026 में, न्यू सेंसस, उसके बाद ही डिलिमिटेशन किया जाएगा। एक डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। उसका जो मेन पर्पस होगा कि टू रीएडजस्ट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे रीएडजस्ट किया जाए, वो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनका मेन पर्पस है। और आर्टिकल 82 में है, तो अनदर प्रीलिम्स एमसीक्यू फैक्ट तुमको याद आना चाहिए। तो तुम जब पॉलिटी में डिलिमिटेशन एक्ट कमीशन पढ़ोगे, आर्टिकल 82 पढ़ोगे, तो रिसेंट ये जो मुद्दा आया है इनको जोड़ लेना, तुम्हारी मेंस की आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है। आर्टिकल 81 बोल रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब आर्टिकल 81 बोल रहा है कि सीट्स एलोकेट किया जाएगा ईच स्टेट को, कहां पे? लोकसभा में। और ये जो सीट्स की एलोकेशन होगा, ये होगा रेशियो ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। तो मैंने पहले ही तुमको बोल दिया है कि सादर्न स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, नादर्न स्टेट, सॉरी, नादर्न स्टेट में, बिहार यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है सादर्न स्टेट की तुलना में, है साउथ इंडियन स्टेट की तुलना में। तो इसीलिए उन लोगों का डर है कि उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है। तो एक नॉर्थ और साउथ डिवाइड का जो कंट्रोवर्सी उठ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके, सॉरी, जस्ट अ मिनट, तुम भी ब्रेक ले लो और थोड़ा पानी वानी पी लो, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो जनवरी पॉलिटी में, जनवरी का जो करंट अफेयर्स का जो भी है पॉलिटी में, पॉलिटी गवर्नेंस में रिलेट होता है, वो सब आज हम देखेंगे, ताकि जनवरी का कंप्लीट रिकैप तुम्हें हो जाए अपकमिंग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो देखो कंट्रोवर्सी कहाँ पे क्रिएट हुआ है कि साउथ जो स्टेट है, जैसे कि केरला मैंने बोला, तमिलनाडु की मैंने बात की, आंध्रा की मैंने बात की, तेलंगाना की बात की, कि ये जो स्टेट है बेटा, ये ना इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग कर चुका है। ये अपना जो हेल्थ सेक्टर है इसमें कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुका है। ये जो नील वाला जो सादर्न स्टेट तुम देख रहे हो, कंपेयरली जो तुम ऑरेंज कलर में देख रहे हो, जो स्टेट जो दिख रहा है आपको, ये जो नॉर्दर्न स्टेट है, इन लोगों का पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है सादर्न स्टेट की तुलना में। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये जो स्टेट है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। तो एज ए रिजल्ट रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन। और इसीलिए कई डर है कि अगर पॉपुलेशन ही पैरामीटर है, रेशियो है, तो सदर्न स्टेट का जो पार्लियामेंट में जो पोजीशन है वो घट सकता है। तो अगर तुम्हें मेंस में आंसर राइटिंग करना हो, तो तुम बैलेंस्ड अप्रोच कैसे लोगे? तो बैलेंस्ड अप्रोच कैसे लोगे मैं बाद में बताता हूँ, उसके पहले मैं तुम्हें जो बता दिया हूँ उसको स्लाइड में बस देख लो। कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट चल रही थी, तो लोकसभा की जो सीट्स 543 बोला गया, और 2000 तक, ईयर 2000 तक इसे फ्रीज किया गया कि 543 लोकसभा की जो सीट स्ट्रेंथ है वो रहेगा। और उसके बाद बोला गया कि 2001 में एक अमेंडमेंट हुआ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट चल रहा था, मैंने तुमको बार बार बोला। और उसके बाद अनदर 25 ईयर्स के लिए उसे फ्रीज किया गया 2025 तक। और बोला गया कि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो 543 ही रहेगा। लेकिन अब जो न्यूली सेंसस होने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस आया है। तो करंट एंजाइटी है, जो आर्गुमेंट्स उठ रहा है सदर्न स्टेट की तरफ से, कि ये पनिश्ड फॉर सक्सेस तो नहीं है। क्योंकि सदर्न स्टेट जो है वो काफी सक्सेस पा चुका है अपनी फैमिली प्लानिंग को लेके, अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके। तो उन लोगों का जो सक्सेस रेट है, और जिसकी रिवॉर्ड्स भी उसे मिल चुका है, मिल रहा है। अभी जो नया जो 16th फिनेंस कमीशन आया है, और वो बोला है कि ग्रोथ को देखा जाएगा, जो स्टेट ग्रोथ किया है जीडीपी में, फैमिली प्लानिंग में, पॉपुलेशन में,
उन लोगों को 10% ज्यादा मिलेगा। तो 10% का जो रूल आया है वो रिवॉर्ड्स मिल रहा है, लेकिन रिवॉर्ड्स के साथ साथ एक एंजाइटी भी उठ रहा है कि पार्लियामेंट में हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं घट ना जाए न्यू डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद। ओके सर, तो ये एंजाइटी है, तुम लोग देख लो, इसको बोला जा रहा है पानी स्टॉप सक्सेस। तो मैंने तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, ये जो यूपी है ये पार्लियामेंट में ज्यादा सीट्स देगा क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। ये जो आंध्र प्रदेश है इसका सीट घट जाएगा, देखो, क्योंकि इनका पॉपुलेशन कम है। सिमिलरली केरला के साथ भी बात वही है, तमिलनाडु के साथ बात भी वही है, कर्नाटका के साथ भी बात यही है, और तेलंगाना के साथ बात भी यही है। तो साउदर्न स्टेट का ये प्रॉब्लम अभी उठ चुका है, ठीक है, ये तुम ध्यान में रख के चलो। आर्गुमेंट्स दिया जा रहा है कि वी फॉलोड द नेशन पॉलिसी एंड कंट्रोल द पॉपुलेशन, इट्स नॉट अ रिवॉर्ड, इज अ पनिश फॉर सक्सेस। सो लिख लो कॉपी में बेटा। ओके, ओके, तो ये वर्ड तुमको यूज करना है, कहीं पे यूज करना है बेटा, बेटा मेंस की जब आंसर राइटिंग करोगे तब यूज करना है। तो ये पनिश फॉर सक्सेस, ठीक है, ओके सर, लिख डालो। हाँ सर, वर्ड की कमी हो जाता है। हाँ सर, तो अगर तुम्हें मेंस में आंसर राइटिंग करना है तो हमने बोला था कि ये जो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स है ये न्यूज चैनल वालों की तरह मेरा काम नहीं है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ बताते चलो। वो तो तुम न्यूज में देख सकते हो, पेपर में पढ़ सकते हो, न्यूज पेपर में। मेरा काम ये है कि जो न्यूज चल रहा है उनके साथ तुम्हारे पॉलिटी का कनेक्शन कहाँ पे है, तुम्हारी यूपीएससी सीएससी पॉलिटी में और प्रीलिम्स में और मेंस में कहाँ कहाँ तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में तुम कैसे आंसर राइटिंग करोगे, इस करंट अफेयर्स करंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही। और ये जो मुद्दा चल रहा है इसको तुम स्टैटिक के साथ कैसे कनेक्ट करोगे और आंसर राइटिंग करोगे, देखो। तो इंक्रीज स्टेट किया जा रहा है, तो सीट्स अगर तुम देखो जो न्यूली पार्लियामेंट बना है ना, न्यूली पार्लियामेंट में 888 सीट्स है। तो ये सीट्स ज्यादा है, तो बोला जा रहा है कि अगर एक काम किया जाए कि जो सदर्न स्टेट है उनका सीट्स को ना घटा के जो उनको अभी तक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वो दिया जाए। और वो देते हुए हम जो नदर्न स्टेट है जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इन लोगों का पॉपुलेशन तो बढ़ गया सर, इंक्रीज हो गया। तो इन लोगों की पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये कर सकते हैं कि इन लोगों की सीट्स की एलोकेशन को बढ़ा दी जाए। तो हमारी जो न्यूली जो पार्लियामेंट जो बना है, जो इसमें तो सीट्स ज्यादा है, 888 की वैकेंसी में सीट है। तो इस सीट्स को सही तरीके से यूज किया जाए ताकि जो नादर्न स्टेट है जिसका पॉपुलेशन हाई हो चुका है उनको ज्यादा सीट दिया जाए, और नादर्न स्टेट को जो सीट अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जिस रेशियो से वो मेंटेन किया जाए। दूसरा बात, तुम लोग लिख सकते हो कि राज्यसभा में जो रिफॉर्म लाया जा सकता है, जैसे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमारी राज्यसभा में नहीं है, ठीक है। जब हम हमारे जो ले- लोकसभा है और राज्यसभा है, ये अपर काउंसिल है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट है। ये अपर हाउस में जो स्टेट्स है ना बेटा, इन स्टेट्स में से इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं आता। तो जो यूपी जैसे कि लार्जर स्टेट है, तो यूपी से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आता है राज्यसभा में। और तुम देखो सिक्किम एक स्मॉलर स्टेट है देन यूपी, स्मॉलर आई थिंक पॉपुलेशन, आई मीन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम का जनसंख्या कम है, तो सिक्किम से कम रिप्रेजेंटेशन आता है राज्यसभा में। तो बोला जा सकता है कि राज्यसभा में ये जो मामला है इसको रोक के इक्वल रिप्रेजेंटेशन तुम दे सकते हो। तो अगर लोकसभा में सदर्न स्टेट की रिप्रेजेंटेशन घट भी जाए और ना घटे, नादर्न स्टेट की रिप्रेजेंटेशन बढ़ भी जाए, तो भी राज्यसभा में अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा तो हर स्टेट का वॉइस इक्वल रहेगा। ये तुम लिख सकते हो बैलेंस्ड अप्रोच में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आंसर तो लिखना है कि नहीं लिखना है? तो राज्यसभा का तुम रिफॉर्म लिख सकते हो कि एक रिफॉर्म ये हो सकता है। बात को समझो, पढ़ना है ना, टाइम पास तो नहीं करना है बेटा, पढ़ना है। तो पढ़ने में टाइम लगेगा, ध्यान से समझो। तो कंसीडर इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल स्टेट राज्यसभा सिमिलर ऑफ यूएस। यूएस में जैसे होता है कि जो सेनेट है यूपी, यूएस की जो मार्किन जो कांग्रेस है उसका जो अपर हाउस सेनेट है, उसमें जो स्टेट्स में से इक्वल रिप्रेजेंटेशन आता है।
तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला मामला अगर इंडिया में भी इंश्योर किया जाए तो देखा जा सकता है कि साधारण स्टेट का जो एंजाइटी है कि उनका पकड़ कम हो गया पार्लियामेंट में, वो मिट जाएगा। क्योंकि लोकसभा लोकसभा में अगर उनका रिप्रेजेंटेशन घट भी जाए और नहीं घटा के अगर बढ़ भी जाए नॉर्दर्न स्टेट का, तो भी राज्यसभा में इन लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। इकोनॉमिक अगर तुम देखो तो कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, जैसे कि दिया भी जा रहा है। 16th जो फिनांस कमीशन है, 16th फिनांस कमीशन के अगर रिकमेंडेशन को तुम देखोगे तो वहां पे बोला गया कि 10% का जो न्यू अप्रोच, जो इनिशिएटिव लिया गया कि दिया जाएगा, किस बेसिस पे, जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में सक्सेस रहे जो स्टेट ग्रोथ हुए, जो स्टेट की पॉपुलेशन में, फैमिली प्लानिंग में और जीडीपी में जो लोग ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जो स्टेट, तो उनको आप इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन भी दे सकते हो कि चलो एक तरफ से तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन अगर घट जाए बा तुम्हारे से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसी स्टेट से आ जाए, तो तुम मत घबराओ, तुम लोगों को इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। ये तुम लिख सकते हो अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नेंस रिलेटेड कुछ मामला है। तो स्पीकर रिलेटेड भी एक मामला था, हम देख लेंगे स्पीकर रिलेटेड क्या मामला है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो डिलिमिटेशन समझ में आया। डिलिमिटेशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कब तक फ्रीज था, और उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कब तक फ्रीज किया गया, और आगे मामला क्या है, मैंने तुमको सब बताया A to Z कि कहाँ का पानी कहाँ तक जा चुका है। अब सुनो, ये जो मामला है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन में है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 भी देखना पड़ेगा, तुमको आर्टिकल 81 भी देखना पड़ेगा। तो जब भी करेंट्स को पढ़ो तो अब ऐसे पढ़ो कि स्टैटिक कहाँ से कनेक्ट होता है। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिसेंट एंजाइटी किया है साधारण और नादन स्टेट के बीच में समझ में आया। हाँ सर, आप एक ही बात बहुत बार बोलते हो। एक बात बहुत बार बोलने की जरूरत है बेटा, क्योंकि दिस इज द रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, टू राइट अप्रोच दिस एग्जाम। ओके सर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर गवर्नेंस रिलेटेड क्या न्यूज है। तो गवर्नेंस और वेलफेयर और टेक रिलेटेड क्या पॉलिसी लिया गया हम देखेंगे। डीप फेक रेगुलेशन और द एंड द 3 आवर टेक डाउन रूल। तो ये व्हाट इज 3 आवर टेक डाउन रूल हम देखेंगे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये नोट डाउन कर लो कॉपी में, प्रीलिम्स में आ सकता है। और डीप फेक क्या है वो तो तुम्हें पता ही है, हम डिस्कशन करेंगे। और हम देखेंगे गवर्नेंस में एक नई 2026 में न्यूज में आया, एनपीएस एनपीएस जो पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये जो पेंशन स्कीम है इसको लेके न्यूज में क्या चल रहा है, अपडेट किया है हम देखेंगे, और स्टैटिक के साथ कहाँ कनेक्ट होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डीप फेक रेगुलेशन क्या है। डीप फेक न्यू गवर्नमेंट मैंडेट लाया है, गवर्नमेंट ने एक न्यू इनिशिएटिव लाया, न्यू मैंडेट इशू किया कि 3 आवर डेडलाइन दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, जहां पे सिविलियंस की करता है, सिटीजन क्या करता है सर, अपनी ओपिनियन, अपनी व्यूज, अपनी पिक्चर अपलोड करते रहते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो ये सबको लेके कुछ दुष्ट चक्र है, कुछ दुष्ट मस्तिष्क के कुछ आदमी है जिनका काम कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो क्या करते हैं, वो एआई का यूज करके डीप फेक करता है। डीप फेक मतलब तुम्हारा वीडियो है लेकिन तुम्हारी वॉइस को चेंज कर देगा, ठीक है, तुम्हारी एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है, तुम्हारी पिक्चर को चेंज कर देता है। और काफी तरीके की डीप फेक होता है जो आम आदमी की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी राइट टू लाइफ जो है कि वो अपनी जीवन को जिए, नॉट ओनली सांस लेके जिए, मियरली ब्रीदिंग करे, वो खुल के जिए, खुद की चॉइस के साथ जिए, वो डिग्निटी के साथ जिए, उसका वायोलेशन हो रहा है।
तो गवर्नमेंट ने एक न्यू मैंडेट इशू किया। हर जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, उनको बोला गया कि देखो, तुमको 3 आवर टेक डाउन रूल दिया गया कि अगर कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसा कंटेंट अगर डीप फेक की द्वारा अपलोड किया गया, तो वो अगर वायरल हो गया तो क्या होता है, वो जो डिजिटल फुटप्रिंट में स्टोर हो जाता है, तो कभी डिलीट नहीं हो पाता। तो वायरल होने से पहले ही 3 आवर के अंदर अंदर जो अगर रिपोर्ट किया जाए, तो ये मैंडेट है कि 3 आवर के अंदर अंदर वो पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाना पड़ेगा इन सोशल मीडिया कंपनियों को। ठीक है, अगर नहीं हटाया तो नहीं हटाया तो कुछ नहीं, उसके बाद उस पोस्ट का जो भी लायबिलिटीज होगा, वो अब वो यूजर की नहीं रहेगी, अब वो डायरेक्टली कंपनी के ऊपर चला जाएगा लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये बोला गया कि ये जो आईटी रूल्स है, आईटी रूल्स की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया जो जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस है डिजिटल मीडिया रिलेटेड 2021 का, इसको फॉलो करने के लिए बोला। राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू प्राइवेसी, तो केस पुत्तुस्वामी केस को भी हम देखेंगे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजमेंट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो आवर फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये भी वायोलेट हो रहा है डीप फेक के जरिए। तो जो एआई को यूज करके डीप फेक जो लोग कर रहे हैं, वो आम आदमी की राइट टू प्राइवेसी को वायोलेशन कर रहा है। और इसीलिए जो इनिशिएटिव लिया गया, तो क्या इनिशिएटिव लिया गया हम देख लेते हैं थोड़ी। तो मामला क्या है समझ में आया, रिसेंट न्यूज क्या है समझ में आया। तो राइजिंग थ्रेट रिसेंट जो एआई डीप फेक से, ये जो एआई डीप फेक से इसको यूज करके क्या कर, इसको यूज करके किसी की छवि हो, किसी की पोस्ट हो, किसी की वीडियो हो, उनको सर क्या करा जा रहा है, वो चेंज करके कोई दूसरी तरीके की लैंग्वेज, भाषा, कोई आपत्तिकर कुछ डाला जा रहा है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है रिसेंट सिचुएशन में। तो इस इनसे बचने के लिए कैसे आम आदमी को प्रोटेक्ट किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट ने बोला कि देखो, ये जो भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उनको 3 आवर्स का एक रूल टाइम दिया गया कि ये 3 आवर्स के अंदर अंदर अगर तुम्हें कंप्लेन आया कि किसी भी पोस्ट को हटाना चाहिए, तो वो हटा दो। अगर तुमने नहीं हटाया तो कोई बात नहीं, 24 to 36 आवर के बाद वो जो भी लाइबिलिटीज होगा उस पोस्ट के अगेंस्ट, वो यूजर का नहीं, डायरेक्ट कंपनी का हो जाएगा। ओके, तो आईटी रूल सेक्शन 79 से लिंक किया गया। आईटी रूल सेक्शन 79, आईटी रूल सेक्शन 79 से लिंक किया गया। आईटी रूल सेक्शन 79 बोल रहा है 2000 एक्ट का, जो आईटी एक्ट है 2000 का, उसका जो सेक्शन 79 है, वो जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कंपनी होते हैं, उन लोगों को एक सेफ हार्बर देता है। सेफ हार्बर इसलिए देता है कि कोई भी यूजर कुछ भी पोस्ट करे, उनका लाइबिलिटीज इन लोगों के ऊपर नहीं आता, वो यूजर के ऊपर रहता है। तो अगर कल तुम सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर दो, तो वो इतने दिन तक क्या होता था, वो इतने दिन तक तुम्हारी लाइबिलिटीज में आता था। अगर तुम डिफेमेशन कर दो किसी का, कुछ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस वाली मामला छेड़ दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो सोशल मीडिया से, जो आईटी रूल्स को वायोलेशन करता है, तो अब तक वो तुम्हारी लाइबिलिटीज था, अभी भी तुम्हारी लाइबिलिटीज ही है। लेकिन अगर 3 आवर के अंदर अंदर वो पोस्ट को अगर हटाया नहीं गया, तो वो ये जो सेब हार्डबोर्ड वाला जो मामला है, जो सेक्शन 79 आईटी एक्ट 2000 में दिया गया, ये हट जाएगा और ये डायरेक्ट लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आ जाएगा। तो ये बोला गया, मामला समझ में आया। तो स्टैटिक सिलेबस से कहां से कनेक्शन होता है बेटा, स्टैटिक सिलेबस में तुम देखोगे कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 हमें याद आता है कि 2017 में केस पुत्तुस्वामी केस में 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना बेटा, राइट टू प्राइवेसी, ये फंडामेंटल राइट्स है, और ये राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है बाय द डीप फेक्स। डीप फेक्स के द्वारा जो आपका जो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी है, व्हाट इज राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूं, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है, मेरा जो ओन वॉइस है, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, ये
मेरा ओन बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल है, मेरा खुद का ऑटोनॉमी है। अगर इस वीडियो को एआई के द्वारा, डीप फेक के द्वारा अगर कुछ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है मेरे वॉइस के साथ, मेरी एक्सप्रेशंस के साथ, तो वो क्या कर रहा है, वो मेरा जो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी है उसका डायरेक्ट वायलेशन कर रहा है। दूसरे, जो आर्टिकल 21 में हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है, तो राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन कर रहा है। तीसरा, जो आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ मिला है कि हम जी सकते हैं खुद की चॉइस से, डिग्निटी से, उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो इसीलिए स्टेट ने बोला कि देखो, अभी ये जो मामला चल रहा है कि इसमें जो सोशल मीडिया कंपनी, जो प्लेटफॉर्म है, उनको बोला गया कि 3 आवर टेक डाउन रूल लो, और 3 आवर के अंदर अंदर पोस्ट वायरल होने से पहले ये जो डीप, ये जो फेक वाला मामला है, ये जो स्प्रेड हो रहा है, इसको तुम हटा सकते हो। मामला समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। ओके। और एक मामला है, और एक है जो राइट टू बी फॉरगटेन। तो व्हाट इज राइट टू बी फॉरगटेन? अगर देखो, तुम्हें भूलने के भी राइट है। आज से तुम सुन लो। हाँ सर, बोलती तुम्हें भूल जाने के भी राइट है। अगर देखो, तो इंडिया में अगर जन्म हो जाए तो इसीलिए कहता है कि धन्य हो गया वो जन्म जो इस धरती पे मिल गया। बात ये कि बेटा, तुम्हें भूलने के भी राइट है। लो सर, तो कल से घर में सबको बोल दूंगा कि अगर मैं सब कुछ भूल जाता हूं तो वो मेरा फंडामेंटल राइट्स है ना। सुनो, ये जो तुम कुछ पोस्ट अगर डाले हो पास्ट में सोशल मीडिया में, और वो पोस्ट कुछ आपत्तिजनक पोस्ट है, बा तुम चाहते हो कि वो पोस्ट अभी तुम्हारा जो प्रेजेंट जो छवि है, जो सोशल इमेज है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम वो पोस्ट को हटा सकते हो, कंप्लीटली डिलीट डिलीट कर सकते हो डिजिटली फुटप्रिंट से। तो ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट, सॉरी मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, ये स्टेट ने बोला कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, ये राइट टू फॉरगेटन का भी जो क्या है, राइट टू फॉरगेटन को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो राइट टू फॉरगेटन में तुम्हें आता है भूल जाने की अधिकार, भूल जाने की राइट। तो ये भूल जाने की राइट तुम्हें सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट जो तुम्हारी प्रेजेंट सिनेरियो को डिस्टर्ब करे, तुम्हारी सोशल इमेज को डिस्टर्ब करे, तुम चाहते हो कि वो डिलीट कर दिया जाए, तो तुम डिलीट कर सकते हो। और ये इंश्योर करना पड़ेगा सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। और इसीलिए 3 आवर टेक डाउन रूल दिया गया। बात समझ में आया? पूरा मामला समझ में आया? रिसेंट ट्रेंड क्या है समझ में आया कि खबर क्या है? खबर को कैसे तुम तुम्हारी स्टैटिक पोर्शन के साथ कनेक्ट करो। अब देख लो, राइट टू बॉडीली प्राइवेसी क्या है, मैं थोड़ा तुम्हें समझ तो बोल दिया पहले ही, उसके बाद एक बार देख लो। तो ये जो ऑटोनॉमी है ओवर योर ओन बॉडी के ऊपर है। मैंने बोला कि मेरा जो वॉइस है, मेरा जो एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर मेरा खुद का ऑटोनॉमी है, दूसरे का थोड़ी है। तो तुम कैसे उसे बिगड़ सकते हो? अगर बिगड़ रहे हो तो तुम मेरे आर्टिकल 21 की वायोलेशन कर रहे हो, राइट टू प्राइवेसी की वायोलेशन कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो फेस है तुम्हारा, जो वॉइस है तुम्हारा, जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा ओन है। लेकिन डीप फेक एआई को यूज करके कुछ दुष्ट आदमियों, जो बुरे लोग होते हैं ना, उन लोगों का रात को नींद नहीं आता, तो उन लोगों को ये काम कर रहा है कि ये एक पर्सन का फेस है, एक पर्सन का वॉइस है, उनको लेके कुछ ऑफेंसिव वीडियोस डाल देते हैं सोशल मीडिया में। तो इसमें पब्लिक ऑर्डर का भी डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा अगर जिनके साथ किया गया, जिनका वॉइस को चेंज किया गया, जिनके एक्सप्रेशन को चेंज किया गया, जिनकी फेस को चेंज किया गया, उसकी राइट टू लाइफ तो गए ना बेटा, उसकी राइट टू लाइफ विद जो डिग्निटी था, चॉइस के साथ, वो तो गया। तो इसीलिए बोला गया कि इसे रोको। प्लेटफॉर्म वालों को बोला गया कि अभी 3 आवर के अंदर अंदर रोको। अगर नहीं रोके तो इसकी कंप्लीट लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर आएगा, ना कि वो यूजर के ऊपर। बात समझ में आई? तो तुम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, तुम्हें देखना है ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। राइट टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, डेटा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है बेटा। अगर तुम कुछ भी पर्सनल डेटा जो इंटरनेट में तुम शेयर कर रहे हो, अपनी खुशी, अपनी हंसी, कुछ भी, तो ये जो पर्सनल फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, ये जो सोशल मीडिया में घूम रहे होते हैं, ये अगर मिसयूज ना हो, ये देखने के लिए बोला गया कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करो।
अदरवाइज ये मिस यूज हो सकता है। हाँ, डीप फेक पोर्नोग्राफी भी चल रहा है अभी। तो ये तो बहुत ही सेंसिटिव एक मामला बन गया, तो इसको रोका जाना चाहिए, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मैंडेट उठाया, राइट टू फॉरगेटन डिजिटल फुटप्रिंट। तो राइट टू फॉरगेटन को भी बोला गया कि ये जो भूल जाने की जो अधिकार है, जो डिजिटल फुटप्रिंट से कंप्लीट डिलीट करने का जो राइट है, ये भी देना चाहिए कि अगर तुम्हें कुछ भी इरेलीवेंट डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अगर तुमने गलती से वो शेयर कर दी सोशल मीडिया में, अगर वो तुम्हें डिलीट करना है तो तुम्हें राइट है डिलीट करने के लिए, तो तुम डिलीट भी कर सकते हो, परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट से डिलीट कर सकते हो। और ये कर देना चाहिए डिलीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, क्योंकि तुम्हारे है राइट टू बी फॉरगेटन। पिक्चर गेटिंग क्लियर की नहीं, और इसीलिए बोला गया कि ये रूल्स लाया गया, लाइक 3 आवर टेक डाउन रूल, कि 3 आवर के अंदर अंदर रोको, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। और एक चीज तुम्हें ध्यान में अभी रखना चाहिए इस बारे में, जो प्रीलिम्स में आ सकता है, एमसीक्यू में रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है और न्यूज में भी है, कि इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एआई मिशन लॉन्च किया, बोधान एआई कॉन्क्लेव। तो व्हाट इज बोधान एआई कॉन्क्लेव, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारी मेमोरी में ये बात आ जानी चाहिए, जब भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में अगर, तो ये कहां से रिलेट होता है, तो ये वैल्यू एडिशन कर लेना। और ये जो बोधान एआई कॉन्क्लेव है, ये एक मेजर इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई एंड सेफ एआई। तो एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जाए, एआई को कैसे सेफ तरीके से यूज किया जाए, इसके लिए एक मेजर इनिशिएटिव है, वही इनिशिएटिव का नाम है बोधान एआई कॉन्क्लेव। और ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। प्रीलिम्स में हमने बोला कि करेंट से कुछ टर्मिनोलॉजी को दिमाग में बेटा पकड़ के रखो, क्वेश्चन आ सकता है, तब कहां से आया ऐसे मत सोचो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, उनको इंश्योर किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिटीजन सेफ्टी। तो सिटीजन लोगों का जो सेफ्टी है उसको मद्देनजर रखते हुए, सिटीजन का सेफ्टी के साथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजेशन, ये जो एआई है, सेफ एआई है, रिस्पॉन्सिबल एआई है, इसको कैसे आगे ले जाया जाए, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है। ओके सर, नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट और लास्ट, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक। और ये डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक को मैंने बोल दिया कि जो गवर्नेंस रिलेटेड एनपीएस रिलेटेड स्कीम था वो छूट गया। देखो, ये जो एनपीएस वाला मामला है, इसको देख लो, रिसेंट न्यूज में आया 2026 में जनवरी में, जो पॉलिटी के साथ तुम्हारा कनेक्ट होता है, और मैं मुझे ध्यान आया कि ये तुम्हें कंप्लीट करा देना चाहिए, लिंक कर देना चाहिए। तो ये जो एनपीएस, जो नेशनल पेंशन जो सिस्टम चल रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम किस लिए है, जो गवर्नमेंट स्टाफ है आफ्टर रिटायरमेंट, उन लोगों का एक मैक्सिमम अमाउंट वो खर्च हो जाता है कहाँ पे, मेडिकल एक्सपेंस पे। तो जब तुम्हें ओल्ड एज एज में तुम जब जाते हो, तो मेडिकल एक्सपेंस में कहीं ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा बोला गया कि उन टाइम में उनका जो पेंशन है, वहां से अभी से ही कुछ कुछ पैसे वो जोड़ते जाएंगे, जब जो अभी सर्विस में है, जैसे कि वो पेंशन के लिए पैसे जोड़ते थे, जोड़ रहे हैं अभी। तो उन लोगों को पेंशन के लिए पैसे के साथ साथ उन लोगों को बोला गया कि हेल्थ में भी अभी बाद में जब वो रिटायर करे, तो हेल्थ में उन लोगों का, हेल्थ का जो इंश्योरेंस है उनका भी पॉलिसी वो दे सके, हेल्थ के जो फैसिलिटीज है वो भी वो ले सके, और विदाउट एनी इकोनॉमिकल फिनेंशियल हैकेल। तो वो इंश्योर करने के लिए जो एनपीएस सिस्टम है उसमें बोला गया कि अभी मेडिकल एक्सपेंस ओल्ड एज में एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो ओल्ड एज में मेडिकल एक्सपेंस जो होता है, इसको सेफ्टी देने के लिए बोला गया कि अभी से पेंशन के साथ साथ तुम्हारा जो आफ्टर रिटायरमेंट मेडिकल एक्सपेंस तुम कैसे करोगे, उसके लिए भी स्कीम में पैसा, मनी थोड़ा थोड़ा जुड़ा जाएगा। और ये लिंक होता है डायरेक्ट, तुम्हारी डीपीएसपी से लिंक होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
क्योंकि हमें पता है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला गया कि देखो इंडिया, तुम्हारा काम है वेलफेयर करना, तुम्हारा काम है जन जन कल्याण करना। तो वेलफेयर स्टेट जो है, तो वेलफेयर का हिंदी मुझे आता नहीं, तुम लोग देख लो। तो वेलफेयर करना, जनहित करना, तो वेलफेयर करने के लिए आर्टिकल 47 में बोला गया कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन को इंश्योर करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन लेगा। आर्टिकल 41 में बोला गया कि राइट टू पब्लिक असिस्टेंट दिया जाएगा ओल्ड एज में जाके। तो एज ए सिटीजन तुम्हें स्टेट, तुम्हारी जो वर्किंग एज है बिफोर 60, तुम्हें काम कराएगा, तुम काम करते रहो, कोई बात नहीं, मस्त रहो। आफ्टर 60 तुम जब रिटायर कर जाओगे, तुम जब ओल्ड एज एज में चले जाओगे, तो स्टेट तुम्हें सपोर्ट करेगा। स्टेट तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकता है? स्टेट तुम्हें सपोर्ट करेगा बाय प्रोवाइडिंग पेंशन। तो पेंशन तो अभी तक मिल रहा था, उनके साथ न्यूली ऐड किया गया कि हेल्थ के बारे में भी, हेल्थ से जो एक्सपेंसेस होते हैं ओल्ड एज में, वो भी तुम कर सको, उसके लिए अभी से पैसा ऐड किया जाएगा तुम्हारी नेशनल पेंशन सिस्टम में। बात समझ में आई? जो लोग सर नौकरी में नहीं है, तुम्हें देखोगा उन लोगों को स्टेट ओल्ड एज पेंशन देता है। तो ये जो ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? कि एक टाइम बाद स्टेट तुम्हें सपोर्ट करता है कि चलो तुम ओल्ड एज में आ गए, अब तुम्हें स्टेट एक हद तक सपोर्ट करेगा। तो ये तो जो नौकरी नहीं करने वाले थे उन लोगों के लिए, लेकिन जो लोग स्टेट के अंदर काम करे, जो एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन लोगों को बोला गया कि देखो तुम लोगों को भी स्टेट सपोर्ट करेगा, पेंशन तो दे ही रहा है स्टेट, उसके साथ साथ तुम आफ्टर रिटायरमेंट अपनी मेडिकल एक्सपेंस को भी ठीक तरीके से कर सको, अपनी रिटायरमेंट के बाद हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम भी तुम ठीक से भर सको। इसीलिए अभी तक सिस्टम में वो कुछ चेंज आएगा और पैसा को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट, और ये आर्टिकल 47 को भी डीपीएसपी में रिलेट कर रहा है कि स्टेट का काम है, स्टेट का ड्यूटी है टू रेज न्यूट्रिशन। तो आफ्टर रिटायरमेंट तुम्हारा न्यूट्रिशन ठीक ठाक रहे, तुम्हारा जो लिविंग स्टैंडर्डिटी है, तुम्हारा जो पब्लिक हेल्थ है, वो भी स्टेट का ड्यूटी में आता है, एफर्मेटिव एक्शन के अंदर आता है। तो स्टेट देखना चाह रहा था, स्टेट को ये वेलफेयर करने की राइट्स है। पार्ट 4 के द्वारा, डीपीएसपी के द्वारा स्टेट को बोला गया कि डियर स्टेट, व्हेन यू पासिंग लॉ, व्हेन यू मेकिंग लॉ, देन यू फॉलो दिस प्रिंसिपल। और स्टेट वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है और कुछ नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात समझ में आई, एनपीएस वाला मामला क्या है, कैसे कनेक्ट होता है आर्टिकल 47 और आर्टिकल 41 में डीपीएसपी के साथ, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन ओल्ड एज। ठीक है, समझ में आई बात? ओके सर। तो अभी तक कितने दूर तक हो गया? और लास्ट आज जो टॉपिक है, आज का जो लास्ट है, वो हम देखेंगे, वो है बॉडीज इन द न्यूज। तो रिसेंट कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज न्यूज में आए हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो सेलिब्रेशन किया गया 34th फाउंडेशन डे, Jan 31, किसका? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये जो एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसको लॉ की द्वारा, पार्लियामेंट्री लॉ की द्वारा इसको एस्टेब्लिश क्रिएट किया गया था। और ये इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो तुम जानोगे, एक बात तुम सुन लो आज, मैं तुम्हें बाद में भी पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, कि स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में फर्क है, डिफरेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जो बाद में किसी न किसी पार्लियामेंट की लॉ की द्वारा बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। तो ऐसे ही जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसका 34th फाउंडेशन डे था Jan 31, 2026 को। तो हम इससे स्टैटिक क्या कनेक्ट होता है, ये तो करंट न्यूज गया सर कि सेलिब्रेशन डे था, फाउंडेशन। तो स्टैटिक कहां से कनेक्ट होता है? स्टैटिक तुम्हें ये जानना चाहिए कि क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर पता हो तो सही है, नहीं पता हो तो सर कॉन्फ्यूजन हो सकता है। देखो, तो इनका जो पावर्स है, जो ट्रिनियोर है, वो लॉ द्वारा डिफाइन किया जाता है, जो पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है इन सब स्टैट्यूटरी बॉडी को। और ये लिमिटेड एडवाइजरी पावरेबल पावर इनके पास रहता है, ये एडवाइस दे सकता है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये
एनुअल जो फंडिंग इनका जो होता है वो बजट से होता है, बुझाते पारलाम? पिक्चर गेटिंग क्लियर? इनका जो फंडिंग होता है वो एनुअल बजट से आता है। अगर तुम इसकी कंपैरिजन में अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखोगे, लाइक इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया, पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, इन स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इनका जो पावर्स है, इनका जो ट्रेन्योर है, ये काम कैसे करेगा, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और ये हायर इंडिपेंडेंस बॉडी है, इनका पास अथॉरिटी होता है देन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास अथॉरिटी ज्यादा होता है, हायर इंडिपेंडेंसनेस होता है, और सम डिसीजन और फाइनल, इन लोगों को फाइनल डिसीजन लेने के भी अपनी सेगमेंट में पूरी ऑटोनॉमी रहता है। और इनका जो फंडिंग होता है वो एनुअल बजट से नहीं होता, उनका फंडिंग होता है कंसोलिडेटेड फंड से। तो ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये तुम्हें आना चाहिए कि फंडिंग कहां से होता है। फंडिंग सर कंसोलिडेटेड फंड से होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, और स्टैट्यूटरी बॉडी का फंडिंग सर होता है एनुअल बजट से। ये तुम्हें आना चाहिए, जानना चाहिए। ओके सर। न्यू सिचुएशन क्या है? न्यू जो सिचुएशन हम देखे कि नाउ ये जो एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एनसीडब्ल्यू को 1990 में स्टेब्लिश किया गया। तो हम थोड़े फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं एनसीडब्ल्यू के बारे में, नेशनल कमीशन वुमेन के बारे में। अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो देख लो, नोट डाउन कर लो। तो 1990 में स्टेब्लिश किया गया, और इसका जो तुम देखोगे ना, इसका जो फंक्शन है तो होता है ना, पावर्स होता है, वो कई हद तक सिविल कोर्ट की तरह होता है। तो ये लोग तो तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी भी मामले में। इंडिया की कहीं भी कॉर्नर से किसी को भी समन्स भेज सकता है, बुला सकता है, पूछताछ कर सकता है। लेकिन इन लोगों के पास कोई पानिश देने वाला कोई राइट नहीं है। ये लोग किसी को पानिश नहीं कर सकते, ये लोग एडवाइजरी दे सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, समन्स भेज सकता है। इन सब मामलों में सिविल कोर्ट की तरह ही काम करता है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को बोलो, पुलिस को बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो, ये लोग क्या कर सकता है, ये लोग एडवाइस दे सकता है। तो एडवाइस गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी दे सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सुओ मोटो पावर्स इन लोगों को दिया हुआ है। ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनको सुओ मोटो पावर्स है कि खुद से किसी भी मुद्दे पर जहां पे ये लग रहा है कि वुमेन की वायोलेशन हो रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई भी कंप्लेन अगर ऐसे आए, तो उनके ऊपर ये खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लाइक अ सिविल कोर्ट, सुओ मोटो ले सकता है एक्शन, और समन्स भी भेज सकता है, पूछताछ भी कर सकता है। लेकिन पानिश करने की अथॉरिटी नहीं है। इसके बाद इनका जो काम है वो एडवाइस करना है, और प्रोमोट इक्वालिटी और डेवलपमेंट, की इनका जो एम है कि प्रोमोट किया जाए इक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट को। ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया 1990 में बाय पार्लियामेंट्री लॉ। इनका ही फाउंडेशन डे था Jan 31, 2026। तो ये था न्यूज। इससे रिलेटेड हमें जो पढ़ना है वो स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या है हमने देखा, उनके पावर्स क्या है हमने देखा, सुओ मोटो एक्शन ले सकता है हमने देखा, सिविल कोर्ट की तरह बिहेव करता है हमने देखा, और उसके बाद जो रोल है वो एडवाइजरी रोल है। हमने देखा कि फंडिंग कहां से होता है, फंडिंग सर एनुअल बजट से होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का फंडिंग सर कंसोलिडेटेड फंड से होता है। तो ये सब इंटर सिनेरियो हमें जानना था, हमें पढ़ने की जरूरत था इस न्यूज से रिलेटेड। ऐसे जब न्यूज को पढ़ो, उसके साथ स्टैटिक में छान मारो, घूमो, गोता लगाओ। ठीक है। ओके सर। तो लिमिटेशन और चैलेंजेस किया था, देख लो। एडवाइजरी बॉडी है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो रिकमेंडेशन कर सकता है, इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, रिकमेंडेशन का है। सुओ मोटो ले सकता है, सिविल कोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है, समन्स भेज सकता है, पूछताछ कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, और डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट के ऊपर। है तो डिपेंडेंस है ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि बजट फंडिंग में डिपेंडेंसी है, रिक्रूटमेंट में डिपेंडेंसी है। तो कुछ हद तक ये ड्रॉबैक और लिमिटेशन और चैलेंजेस है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, तुमको ये आना चाहिए। तो आज का क्लास इतना ही, और अगले हम जो स्लाइड है उसमें देख लेते हैं कुछ। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये बॉडी और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है।
एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990 के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा इसको क्रिएट किया गया। नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज एनसीएम ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनसीएम एक्ट 1992 में आया। ये फैक्चुअल कुछ डेटा है, तुम्हें आना चाहिए, अगर नहीं आया तो नोट डाउन कर लो। नेशनल कमीशन फॉर एससीज जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल 338 में है। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 कैपिटल लेटर ए में है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लाइक यूपीएससी, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज में क्या डिफरेंस होता है हमने देखा। तो आज का क्लास इतना ही। आई होप पिक्चर गेटिंग क्लियर, आपको समझ में आया कि व्हाट इज आईटी रूल एंड सेक्शन 79 के साथ कैसे लिंक कर रहा है डीप फेक। कैसे तुम देख सकते हो एनपीएस को गवर्नेंस के लिए जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया, डीपीएसपी आर्टिकल 47 और 41 को इंश्योर करने के लिए 3 आवर टेक डाउन रूल किया है, तुमको पता है। तुमको जो न्यू रिसेंट जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके, सैनिटरी पैड्स को लेके, स्कूल में एक हाइजेनिक कॉर्नर क्रिएट को लेके वुमेन स्टूडेंट के लिए, और जो बायोलॉजिकल टैक्स वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बायोलॉजिकल टैक्स है क्योंकि ये देना पड़ रहा है वुमेन स्टूडेंट को, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि जो फेडरलिज्म रिलेटेड जो इशू आया, 16th फिनांस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था 10% वाला जीडीपी मामला क्या है। और हमने देखा डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 आर्टिकल 81 एंड इंटायर सिनेरियो डिलिमिटेशन का कि फ्रीज कब से हुआ था, 1976 मैडम इंदिरा गांधी की टाइम से 2000 तक, और उसके बाद 2001 से 2025 तक फ्रीज किया गया था। और अब बोला जा रहा है कि जो न्यू सेंसस होगा 2026 में जनगणना होगा, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो ये था कंप्लीट रिकैप इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये करंट अफेयर्स का कंप्लीट रिकैप। तो करंट अफेयर्स जनवरी 2026 में इंडियन पॉलिटी से जो जो टॉपिक कनेक्ट होता है, मैं उन टॉपिक को डिटेल में तुम लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप पिक्चर गेटिंग क्लियर। इट्स अ वेरी रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट रिकैप इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल फेडरलिज्म रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड जो भी अपडेट जनवरी में आए, जैन 2026 में आया, वो कंप्लीट यहाँ पे हो गया। आई होप 2026 जनवरी पॉलिटी मास्टर्स क्लास जो अभी तक हम कंप्लीट किए उनमें तुम्हें कंप्लीट कवर हो चुका है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ, कुछ भी तुम्हें नई चीज जानने को मिला, तो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस कंटेंट टू योर फ्रेंड सर्किल। ये जो स्लाइड है ये मैं खुद तुम लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ, इसमें टाइम हो जाता है, लेकिन मेरा जो मानना है कि मेरा जो मेहनत है, अगर एक स्टूडेंट को भी ये मेहनत कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा है व आगे करेगा, तो वही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन, बी प्रिपेयर, बी मोटिवेटेड, जय हिंद।